रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर है, वो हमको अपनी बुक में बताते हैं कि बचपन में उनके दो फादर थे। आप कुछ गलत मत समझना। एक उनके रियल फादर थे जिनको पुअर डैड कहते थे, और एक उनके दोस्त के फादर थे जिनको रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट उन दोनों को रिच डैड पुअर डैड इसलिए कहते थे क्योंकि उन दोनों का माइंडसेट और सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जैसे कि उनकी पुअर डैड उनसे कहते थे कि रॉबर्ट, पैसों का होना हर मुसीबत की जड़ है, वही उनके रिच डैड कहते थे कि रॉबर्ट, पैसों का ना होना ही हर मुसीबत की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि बेटा, अपनी लाइफ में खूब पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुमको एक अच्छी जॉब मिल पाए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं। वही रिच डैड ये कहते थे कि बेटा, पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुम एक बड़ी कंपनी स्टार्ट कर पाओ और जिससे तुम बाकी लोगों को जॉब दे सको। पुअर डैड ये कहते थे कि किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो भी मत जिसको तुम अफोर्ड ना कर पाओ। वही रिच डैड की सोच इससे काफी अलग थी। वो कहते थे कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो ये सोचो कि तुम उसको कैसे अफोर्ड कर सकते हो। रॉबर्ट के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनको दोनों तरह के एडवाइसेस एक साथ सुनने को मिल जाती थी। वैसे देखा जाए तो उनके लिए किसी एक की बात मानना काफी मुश्किल था, क्योंकि स्टार्ट में रिच डैड रिच नहीं थे और पुअर डैड पुअर नहीं थे, बट जो एडवाइस उनको ज्यादा पसंद आ जाती थी उनको फॉलो किया करती थी। अब एक दिन रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनकी क्लास के कुछ अमीर स्टूडेंट्स ने पिकनिक ऑर्गेनाइज की, लेकिन उसमें रॉबर्ट को इन्वाइट नहीं किया गया क्योंकि वो एक गरीब घर से थे। इस बात से रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा, जो कि हर किसी को लग सकता है। वो फौरन अपने पुअर डैड के पास चले गए, जो कि उनके रियल डैड थे। उनसे उन्होंने जाकर ये पूछा कि डैड, अमीर कैसे बना जा सकता है। ना पुअर डैड ने ये सुनते ही उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, बेटा, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। तब रॉबर्ट ने स्कूल में जो उनके साथ हुआ वो सब बताया, पर फिर भी पुअर डैड ने उनके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें खुद ही इस सवाल का जवाब पता नहीं था और बहुत से लोगों को इसका जवाब पता नहीं है, और अगर पता होता तो वो लोग भी अमीर बन जाते। अब रॉबर्ट के रियल डैड ने पढ़ाई में PhD कर रखी थी और वो एक गवर्नमेंट टीचर थे, बट फिर भी उनके पास इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी कि वो रॉबर्ट की सवाल का आंसर दे सके। और अब देखा जाए तो बहुत से लोगों के पास एजुकेशन नॉलेज तो है लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग पैसा तो कमाते लेकिन अमीर नहीं बन पाते। अब इसके बाद रॉबर्ट के रियल डैड ने उनसे कहा कि तुम इस सवाल का जवाब अपने दोस्त माइक के फादर से क्यों नहीं लेते, वो तुम्हें इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद रॉबर्ट माइक के फादर के पास चले गए, जिनको वो रिच डैड बुलाते थे। अब उनसे भी रॉबर्ट ने सेम क्वेश्चन किया, अमीर कैसे बना जा सकता है। फिर उन्हें रिच डैड ने ऐसे ऐसे लाइफ लेसन सिखाए जिनको फॉलो करके रॉबर्ट अमीर और ज्यादा अमीर होते चले गए, और इन्हीं सब बातों को रॉबर्ट ने इस बुक में मेंशन किया है। अगर आप भी ये लेसन अपनी लाइफ में यूज करते हो तो आप भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब पहला लेसन ये है कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। एक ऐसा फियर सर्कल जो मैक्सिमम लोग बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि कुछ ऐसा है कि स्कूल से पास आउट हो जाने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो ताकि तुमको एक अच्छी डिग्री मिल सके, और इसी अच्छी डिग्री के थ्रू तुमको एक अच्छी जॉब मिल सके। वहाँ तुम 30 से 40 साल काम करो और रिटायर हो जाने के बाद गवर्नमेंट के पैसों से मौज करो। इसी सर्कल को रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं, जिसको 80% लोग फॉलो करते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते। बट रॉबर्ट के रिच डैड उनको ये बताते हैं कि अगर तुमको अमीरों वाली लाइफ जीनी है जिसमें तुम पैसों के लिए काम ना करो बल्कि वहाँ पर पैसे तुम्हारे लिए काम करे, तो तुमको इस रैट रेस से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर जिंदगी भर तुम सिर्फ दूसरों के लिए कमाते रह जाओगे तो तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। दूसरों के लिए अगर तुम काम कर भी रहे हो तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, उस काम को सीखने के लिए करो। इन सभी बातों को रॉबर्ट ने अपने माइंड में फिक्स कर लिया और इन्हीं को फॉलो किया। फिर आगे चलकर उन्होंने एक ऐसी कंपनी स्टार्ट की जिससे वो अमीर भी बन पाए और दूसरे लोगों को जॉब देने के लिए हायर भी कर पाए। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप अपने पुराने टाइम में कौन बनेगा करोड़पति देखते थे तो आपको सुशील कुमार तो जरूर याद होंगे, जिन्होंने साल 2011 में KBC के अंदर 5 करोड़ रुपए जीते थे। लेकिन 4 साल बाद यानी कि 2015 में जब उन्हीं सुशील कुमार को दोबारा से आइडेंटिफाई किया गया तो ये पता चला कि अब वो इतने गरीब हो चुके कि उनका 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो रहा है, और ना ही उनके पास कोई जॉब है। रीजन, उनके पास जनरल नॉलेज तो बहुत थी लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की काफी कमी थी। इतना ज्यादा पैसा मिलने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाए कि इससे और ज्यादा पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जॉइंट फैमिली के लिए एक आलीशान घर खड़ा कर दिया, जिसमें उनके मैक्सिमम पैसे खर्च हो गए और बाकी बचे हुए पैसे घर के बन जाने के बाद खर्च हो गए। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि इसने तो पागल वाला काम किया है, मैं होता तो करोड़ों के अरबों बना देता। बट एक काम इमेजिन करना जितना आसान है उतना ही रियलिटी में मुश्किल है, और यही बात रॉबर्ट के रिच डैड उनको सिखाते हैं। पैसा आने के बाद हमारे अंदर लालच पैदा होना शुरू हो जाता है। हम उन चीजों को खरीदने का मन बना कर रखते हैं जिनको हम एंजॉय कर सके, और ये लालच आना बिल्कुल नॉर्मल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये लालच मुझे नहीं आना चाहिए, पर आप अपने इमोशंस को काबू करके उन पैसों से एक एसेट क्रिएट कर लेते हो तो आगे चलकर आपका वही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा के देगा। अब यही फाइनेंशियल नॉलेज अपनी रियल लाइफ में यूज करके कैसे अमीर बना जाता है
ये जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये वीडियो देख सकते हो। इस बुक में सबसे ज्यादा जोर एसेट्स और लायबिलिटीज पर दिया गया है। तो देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा कमा के देते हैं, वो पैसा जिसके लिए आपको एक्टिवली काम करना ना पड़े। और लायबिलिटीज वो होती है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकलवाती है। सुशील कुमार के केस में उनका वो घर उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटीज साबित हुआ, जिसने उनको कंगाल बना कर रख दिया। पर अगर वो एक आलीशान घर ना खरीद कर कुछ नॉर्मल से घर खरीद कर उनको रेंट पर दे देते तो आज आप सोच सकते हैं कि वो कहां से कहां पहुंच गई होती, क्योंकि उनके वो घर उनके लिए एसेट साबित होती। तो रिच डैड का ये लेसन आपको भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा अगर आपको भी अमीर बनना है तो। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में रे क्रॉक, जो कि मैकडोनल्ड कंपनी के फाउंडर है, वो एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में स्टूडेंट के सामने स्पीच देने गई, जिन स्टूडेंट के साथ रॉबर्ट के फ्रेंड भी थे। नाउ स्पीच खत्म हो जाने के बाद रे ने सभी स्टूडेंट से पूछा कि मैं किस बिजनेस में हूँ। तो उनकी ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगे, क्योंकि सबको ये पता था कि वो मैकडोनल्ड कंपनी के फाउंडर है और हैमबर्गर का बिजनेस करते हैं। पर उन्होंने यही बात दोबारा जब उनसे पूछी तो एक स्टूडेंट ने उनको बताया, सर आप हैमबर्गर का बिजनेस करते हैं। तो इस पर रे ने उनको ये जवाब दिया कि मुझे पता था तुम यही कहोगे, बट मैं एक हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं, बल्कि मेरा असली और सबसे बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट है। उनकी ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट हैरान रह गए, जिस पर रे ने उन सभी स्टूडेंट को समझाते हुए बताया, देखो जब भी कोई मैकडोनल्ड कंपनी की फ्रेंचाइजी लेता है तो उनको हम शॉप खोलने के लिए एक ज़मीन प्रोवाइड करते हैं, जिस ज़मीन का रेंट उनको हमें पे करना होता है। अब हमारी फ्रेंचाइजी ऑलमोस्ट हर कंट्री में है, तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमको यहाँ से कितनी इनकम आ रही होगी। इस पॉइंट से ऑथर ने हमको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है तो आप उसी पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको अगर अपनी इनकम को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करने होंगे, ताकि एक सोर्स से किसी वजह से पैसा आना बंद भी हो जाए तो बाकी सोर्सेज आपको पैसा देते रहे। और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। टैक्सेस की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो टैक्स की शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी जब गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि ये जितने भी अमीर लोग हैं उनसे हम टैक्स के फॉर्म में पैसा वसूल करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपको जॉब्स दी जाएगी और ज़रूरी सुविधाएं भी। अब मैक्सिमम लोग इस बात पर राजी हो गई और उन्होंने टैक्स के फेवर में ही वोट दिया। पर यह गेम कुछ ही टाइम बाद उन पर ही उल्टा पड़ गया। जब गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा जमा होने लगा तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज हायर करना स्टार्ट कर दिया और इन एम्प्लॉयज को सैलरी के रूप में वही टैक्स का पैसा दिया जाने लगा। और अब अपनी कंट्री को और ज्यादा डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हीं अमीर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए और टैक्स का जितना भी पैसा अमीर लोगों से वसूल किया गया था उनको उस कॉरपोरेशन के थ्रू वापस मिलने लगा और गवर्नमेंट के पास फिर से कुछ नहीं बचा। तो गवर्नमेंट ने और ज़्यादा टैक्स वसूल करने के लिए अमीर लोगों के साथ साथ गरीब और मिडिल क्लास लोगों को भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब इससे अमीर तो कॉर्पोरेशन के थ्रू टैक्स से बचते चले गए और गरीब और मिडिल क्लास लोगों को सारा टैक्स भरना पड़ता रहा। और सेम यही सिस्टम आज तक चलता आ रहा है। आज जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर है वो सबसे पहले पैसा अर्न करते हैं, फिर उसको खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता है उससे टैक्स भरते हैं। वही गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और फिर कमाते ही टैक्स भरते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसको खर्च करते हैं। तो इसलिए ऑथर के रिच डैड उनको यही सिखाते हैं, अगर तुमको इस टैक्स से एक लीगल तरीके से बाहर निकलना है तो तुमको अपनी फाइनेंशियल IQ को इंक्रीज करते रहना जरूरी है। रॉबर्ट ने इस बुक में इन्वेस्टिंग को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो इसके लिए आपको जो रिटर्न मिलेंगे उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता है। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता नहीं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। और अगर आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए वो वीडियो जरूर देखना। ये इस बुक के इंपॉर्टेंट लेसन थे जो मैंने अभी आपको बताए। ये बुक एक हाईली रिकमेंडेड बुक है आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।